अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नाम से आपको पता चलेगा कि इसका जो लेवल ऑफ इम्प्लीकेशन होता है, मतलब जिस लेवल पे अप्लाई होती हैं पॉलिसीज़, वो मैक्रो इकोनॉमिक होता है। मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट लेवल पे अप्लाई होती हैं और गवर्नमेंट के पास जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोई हिंड्रेंस आती है या कोई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, या स्लो होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो जाए, या आपकी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब आपकी इन्फ्लेशन आ जाए, तो आपकी गवर्नमेंट के पास 2 हथियार होते हैं या 2 तरीके होते हैं जिसके ज़रिए वो जो कंज़्यूमर्स हैं या जो बिज़नेसेस हैं, उनके जो बिहेवियर है उसको वो क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूँ, वो बिहेवियर को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं कि लोगों का बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग हो जाए। बाकी वैसा हो या ना हो, हम लोगों ने कल ट्रैप में पढ़ा था, लिक्विडिटी ट्रैप में पढ़ा था कि गवर्नमेंट तो बहुत कम कर देती है इंटरेस्ट रेट को, लेकिन फिर लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। तो पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट के हाथ में, रिस्पॉन्ड करना नहीं करना लोगों के हाथ में है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज फिस्कल पॉलिसी। आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको हमेशा बताया कि नाम को देखा करें। मॉनेटरी पॉलिसी को देख के क्या लग रहा है? मॉनेटरी कम्स आउट ऑफ मनी, ठीक है? और मनी का काम कौन करता है गवर्नमेंट में? वो सारा काम कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में होती है? सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है, ठीक है? पहले हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज इट, और फिर हम आगे फिस्कल पॉलिसी को नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी दरअसल क्या है? इट इज वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हिच इज regulated by central bank and commercial banks. Actually, it is regulated by central bank. Central bank क्या होता है? आपके स्टेट का जो बैंक होता है। हमारे स्टेट का कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है? तो उसके अलावा आप और बहुत सारे बैंक्स देखते हैं, जिस तरह की HBL है, UBL है, मीजान बैंक है। ये सारे क्या हैं? ये कौन से बैंक्स हैं? दीज आर एक्चुअली प्राइवेट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं जिनका मेन काम क्या है? जिनका मेन काम है लेंडिंग आउट मनी, कलेक्टिंग मनी एंड लेंडिंग आउट मनी। आप पैसे कलेक्ट करें और लेंड आउट करें। और जो सेंट्रल बैंक होता है उसका काम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टॉप उसका काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करना है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। इसके अलावा उसके और भी काम होते हैं, वो आप इंशाल्लाह कभी फिर, हाँ, जब आप कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि सेंट्रल बैंक का एक काम ये भी है कि वो स्टेट का बैंक होता है, मतलब कि वो स्टेट के पैसे का भी ख्याल रखता है, लोन्स वगैरह वगैरह का भी ख्याल रखता है, ठीक है? इसके अलावा सेंट्रल बैंक का एक और बहुत अहम काम होता है एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करवाना। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? किसी को पता है? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? जवेरी आप बताएं। जो काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं इसमें से जो काम। ये जवेरिया बात कर रही है? यस मैम, मैम मैं। ठीक है, ठीक है। मरियम आप बताएंगी कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? मैम जब लोगों के रोजगार वगैरह देते हैं, बेटा आप लोग तो मुझे काम उसकी वगैरह। ट्रांसलेशन, आप तो मुझे उसकी ट्रांसलेशन बता रहे हैं। अच्छा चले सुने, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ भी लेंगे, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आगे आएगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सिचुएशन होता है किसी भी टेरिटरी के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो सिचुएशन जहाँ पे वो तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं एंड और जो काम करने के काबिल है और जो काम करना चाहिए, हु आर एबल टू वर्क एंड हु आर सीकिंग वर्क, दोनों, उनको काम मिल जाए एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रिवेलिंग वेज रेट, और जो वेज रेट चल रहे हो उससे वो सेटिस्फाइड हो और काम करे हो। मतलब ऐसा कोई भी बंदा ना हो जो कि काम ढूंढ रहा हो और उसको काम ना मिले। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन होती है कि पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड दे आर एबल टू डू द जॉब बट दे आर अनएबल टू फाइंड अ जॉब, ठीक है? तो सेंट्रल बैंक का एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या है? एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर कराना। अब आपको सोचना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि मैडम
सेंट्रल बैंक का एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या काम, जॉब के साथ क्या काम बेटा, इसका जॉब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और वो गहरा ताल्लुक इस तरह से है कि सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली आपकी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया है कि एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है, सारे लोगों की डिमांड को मिला दें किसी मुल्क की एक साल की, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसकी जो पैसों में वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड को आपका स्टेट बैंक डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। किस तरह से, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ आगे, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज इट, इट इज वन ऑफ द पॉलिसीज at the hand of government or at the discretion of government which is regulated by the central bank and commercial banks. central bank जो अहकामात जारी करता है कि इतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इतना आपने सुना होगा काइबोर रेट इतना होता है, ठीक है। कराची में जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उससे वहां से हमें काइबोर रेट पता चलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो सेंट्रल बैंक एक इंटरेस्ट रेट जारी कर देता है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर देता है कि इतना इतना इंटरेस्ट रेट होगा, इतने पे क्लोजिंग होगी, इतने पे ओपनिंग होगी, तो फिर सारे कमर्शियल बैंक्स उसको फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग के कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या भाई, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन बाय, इसमें आरबीआई लिखा है ना, आपका होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसबीपी, steps taken by SBP to regulate the cost and supply of money. The cost of money, what is the cost of money? Interest rate. कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट होता है ना। तो एक वो क्या कर सकते हैं, किसको रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब रेगुलेट का मतलब कम ज्यादा करना, चेंज करना अपने अपने मुताबिक या पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं, मनी की कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। जब वो मनी की कॉस्ट को चेंज करेंगे, जब वो पैसों की कीमत को चेंज करेंगे, मतलब कि इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करेंगे या इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, तो वो साथ में ऑटोमेटिकली जो मनी की सप्लाई है, देखिए लिखा हुआ सप्लाई ऑफ मनी, उसको भी इफेक्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो मनी सप्लाई कम होगी। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोगों को फायदा होता है सेविंग करने में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट करने में। जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोगों को बैंक्स पैसे संभालने के ज्यादा पैसे दे रहा है। कोई क्वेश्चन है? मैम मैम आपकी स्क्रीन नजर नहीं आती, मेरी आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, एक जी। सेकंड में देखती हूँ। मुझे बताएं, ठीक है, जब आए आपको नजर। अब नजर आ रही है? जी मैम। ठीक है, अभी आप मुझे फिर से बताएं, रुकिए मैं ये खोल रही हूँ। अब नजर आ रही है? जी मैम। यस मैम, अब नजर आ रही है। ठीक है, तो बेटा मैं क्या बता Yes, रही ma'am. थी, मॉनेटरी पॉलिसी की मीनिंग कौन समझ रहे हैं, ठीक है बेटा, आप इसको समझेंगे ना, उसके बाद आपने इसको याद करना है। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी जिसके जरिए द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कैन, व्हाट कैन दे डू, दे कैन रेगुलेट द कॉस्ट ऑफ मनी। वो जो रुपए की कीमत है, रुपए बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी है विच इज इंटरेस्ट रेट, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। आप कभी सोचते हैं कि ये कमर्शियल बैंक्स के पास जब कोई लोन लेने जाता है तो वो उनको कहते हैं कि अच्छा हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन आपको 10% इंटरेस्ट होगा। मतलब इंटरेस्ट का क्या मतलब है, आपको उसके ऊपर फिर सूद देनी है, जितने पैसे आपने लिए वो भी आपने देने हैं और उसके ऊपर जो परसेंटेज लगा है वो भी आपने वापस करना है। तो ये 10% वो कैसे डिसाइड करते हैं, या 3% या 4% या 5%, वो किस तरह डिसाइड करते हैं? दरअसल आपका जो स्टेट बैंक है हर महीने या हर 5-6 महीने बाद या हर साल बाद एक हुक्मनामा जारी करता है, जिसको एमपीसी की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग और कमेटी की मीटिंग होती है, और वहां पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि 1 महीने या 2 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है। तो रेगुलेट कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक बता रहा है कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो जब आपको वो इंटरेस्ट रेट बता रहा है, जब वो आपका रेगुलेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट, तो ऑब्वियसली उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उससे जो मनी सप्लाई इन द मार्केट है या मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी है वो चेंज हो जाएगी। बेटा मनी सप्लाई का क्या मतलब है, मेरा मनी सप्लाई से मेरा मुराद है मनी इन पीपल्स हैंड,
लोगों के हाथ में जितने पैसे हैं पूरे मुल्क में मिला के, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, ठीक है। लोगों के पास, बिजनेसेस के पास जो सारे मिला के पैसे हैं, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो लोग ज्यादा फायदेमंद उनके लिए क्या चीज होती है कि वो पैसे को उठा के जाके बैंक में डाल दें, क्योंकि जब वो बैंक को पैसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आपके पास 2 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई था, तो आप क्या सोच रहे हैं कि 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, जितने भी टाइम बाद मैं जब पैसे निकालूंगी तो मेरे पास तो 5-6 लाख, 2 लाख भी आ जाएंगे जमा, वो जो इंटरेस्ट रेट मुझे स्टेट बैंक दे, वो कमर्शियल बैंक दे रहा है 10% का, वो भी मुझे मिलेगा। समझ आ गई? तो हायर द इंटरेस्ट रेट, पीपल आर इनकरेज्ड मोर टू सेव इंस्टेड ऑफ टू इन्वेस्ट। वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट तो एक रिस्की चीज है, आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, जरूरी नहीं है कि यू गेट द सेम रिटर्न, लेकिन जब आप बैंक में पैसे रखवाते हैं तो यू हैव द श्योरिटी कि आपको, यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आपको आपके पैसे भी वापस मिलेंगे और साथ में जो इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो भी आपको मिलेगा। समझ आ गई? सो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू the steps taken by State Bank of Pakistan or any central bank of an economy to regulate the cost and the supply of money. ठीक है, समझ आ गई इतनी? Yes, मैम ma'am. स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही, खुदाया मैं क्या करूं स्क्रीन के साथ। चले मैं देखती हूँ दोबारा। अब स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा बेटा, अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है, इतनी आपको बात की समझ आ गई कि मनी सप्लाई और उसको कैसे इफेक्ट करता है स्टेट बैंक या कोई भी सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी पॉलिसी। समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है। एंड क्रेडिट in order to achieve the socio-economic objectives of economy, ना सिर्फ वो कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं बल्कि सप्लाई ऑफ मनी को भी इफेक्ट करते हैं और साथ में क्रेडिट को भी इफेक्ट करते हैं। बेटा क्रेडिट का क्या मतलब है? वो पैसे जो क्या नाम है, बिजनेसेस के पास कमर्शियल बैंक से आते हैं, वो क्रेडिट कहलाता है। ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसे पड़े होते हैं, जो कि वो बिजनेसेस जब उनके पास आते हैं या लोग जब उनके पास आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स उनके पास आते हैं कि हमें लोन चाहिए या हमें क्रेडिट चाहिए, तो वो जो पैसे उनको देते हैं वो क्रेडिट कहलाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही? जी ये मैम। बार नजर आ रही है कि नहीं? एक बंदा बताए। No, ma'am. नो मैम। अच्छा नहीं नजर आई, ठीक है ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट दिस। का कुछ करते हैं कि बार बार स्क्रीन ना गायब हो। अच्छा, कहाँ चला गया? ठीक है, आपको ये दो चीजों की समझ आ गई। थर्ड मैंने आपको क्रेडिट का बताया। बेटा सिंपल सी बात है कि एग्रीगेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा सेविंग करेंगे और जब सेविंग ज्यादा करेंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसे पड़े होंगे लोन आउट करने के लिए। ठीक है, इसको क्रेडिट कहते हैं। टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अच्छा बेटा, ये जो पॉलिसी है इसके ऑब्जेक्टिव जो है ना सोशल भी होते हैं और इकोनॉमिक भी होते हैं। सोशल का मतलब हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा करना या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, ठीक है, या एग्रीगेट। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करना या एग्रीगेट डिमांड को कम करना या इन्फ्लेशन को ज्यादा करना या इन्फ्लेशन को कम करना। जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पैसों से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोसाइटी की वेलबींग से रिलेटेड होंगे। जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है उसका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि वो पहला काम उनका ये है कि वो मुलाजमत जो है उसको इंश्योर कराए, फुल एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करवाएं। एम्प्लॉयमेंट क्या है? दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वो कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई तो उसको कम करना, इन्फ्लेशन कम हो गई है, बहुत डिफ्लेशन हो गई है तो थोड़ा स्टेबल करना, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, कोई कुछ नहीं खरीद रहा, सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड नहीं है, तो ये भी आपका इकोनॉमिक
ऑब्जेक्टिव है कि सेंट्रल बैंक किस तरह से स्टेप्स ले ताकि वो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को इन्फ्लुएंस करता है, द कॉस्ट ऑफ मनी और द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। मैंने आपको बता दिया कि कमर्शियल जो आपका सॉरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है कौन बनाता है, आपको सेंट्रल बैंक बनाता है। वो क्या इफेक्ट करता है, वो सप्लाई को भी इफेक्ट कर रहा है मनी की, वो मनी की कॉस्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, और वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ वो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को भी। ये सारी की सारी बातें एक ही हैं, सप्लाई ऑफ मनी या अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या इंटरेस्ट रेट, ये एक ही बात है, ठीक है। तो बाय मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट वी एक्चुअली डू इज दैट द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स इंटरेस्ट रेट टू गेट सम सोशियो इकोनॉमिक or to achieve some socio-economic objectives, ठीक है। Any questions? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेसी रॉबिन क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिशनरी एक्ट। अच्छा, डिस्क्रिशनरी और वो भी मैं आपको नहीं बताती, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बस 3 चीजें हैं, सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अब basis of monetary policy is that there is a long run relationship between the amount of money and inflation। बेटा आप ये याद रखिए, इन्फ्लेशन का, जिसको हम कहते हैं महंगाई, उसका बहुत गहरा ताल्लुक है किसके साथ, अमाउंट ऑफ मनी के साथ। अमाउंट ऑफ मनी के साथ कैसे है बेटा, जब लोगों के हाथों में बहुत पैसा होता है ना, इसको कहते हैं मनी सप्लाई जब ज्यादा होती है, तो वो एग्री कर जाते हैं सेम चीज को महंगा खरीदने पे, ठीक है। आपके पास जब ज्यादा पैसे होते हैं तो आप ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं ना, फॉर द सेम गुड। और जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है, जिसको इकोनॉमिक्स ने एक क्या बोलते हैं उसको, एक थ्योरी के तौर पे उसने उसको कंडेंस किया हुआ है। वो क्या है कि द मोर द मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल द मोर द इन्फ्लेशन। Why? Because when you have something in more quantity, you have क्या बोलेंगे उसको, उसकी जो अहमियत होती है वो आपकी नजर में कम हो जाती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, या उसकी जो उससे जो आपको वो मिल रही है, क्या बोलते थे मैंने, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था इस लॉ को, इस लॉ का बड़ा अच्छा नाम था, यूटिलिटी जो होती है उसकी वो कम हो जाती है। तो यूर एग्रीड कि आप मुझसे ज्यादा पैसे ले लें लेकिन आप ये मुझे चीज दे दें, ठीक है। तो इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो जाती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है। तो मोर द मनी सप्लाई द मोर द इन्फ्लेशन। ये अपने पास नोटबुक के ऊपर कहीं पे लिख ले, नोट में, द मोर द मनी सप्लाई द मोर द मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल द मोर द इन्फ्लेशन, या द मोर द प्राइसेस। अब क्या बात है, सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी क्या होती है बेटा, डिमांड डिफरेंट टाइप की होती है मनी के लिए। एक तो सिंपल ये डिमांड होती है कि आपको कंज्यूम करना है, दूसरी ये डिमांड है कि आपको इन्वेस्ट करना है, तीसरी मैंने आपको डिमांड बताई थी कि आप इमरजेंसीज के लिए पैसे रखते हैं हमेशा अपने पास, ठीक है। एक ये वाली डिमांड हो गई। चौथी डिमांड क्या होती है कि आप मनी के ऊपर पैसे कमाने के लिए मनी को सेव रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लोगों के पास डॉलर्स थे और गवर्नमेंट उनको कह रही थी कि आप अपने डॉलर्स हमें ला के दें, लेकिन वो डॉलर्स को होल्ड करके रखे हुए थे। डॉलर्स को वो होल्ड करके क्यों रखे हुए थे, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग अ राइज इन द प्राइस ऑफ डॉलर्स। उनको पता था कि डॉलर की कीमत ज्यादा होने वाली है, तो उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं होर्डिंग के बारे में, होर्डिंग होती है ना, चीनी की होर्डिंग, टमाटरों की होर्डिंग। होर्डिंग क्या होती है कि जो सप्लायर्स होते हैं वो उस चीज की सप्लाई को होल्ड कर लेते हैं, ताकि अगर कल को कीमत ज्यादा हो तो मैं इसको मार्केट में बेच दूं। तो इसी तरह मनी की भी डिमांड होती है, और उस डिमांड को क्या कहते हैं, उस डिमांड को उस डिमांड का क्या मतलब है, उस डिमांड का ये मतलब है कि आप अपने पास पैसे को तब तक रखते हो हाथ में, और एग्रीगेट डिमांड अपने पास तब तक रखते हो जब तक आपको लग रहा होता है कि इसकी कीमत कल को ज्यादा होने वाली है। तो ये 3-4 किस्म की डिमांड्स मिलके मनी की डिमांड को बनाती है। सो द अमाउंट पीपल विश टू होल्ड एज कैश एज अपोज टू अदर एसेट्स। अच्छा बेटा, मनी डिमांड फॉर मनी में आप जो सेविंग अकाउंट्स है और जो मनी एज अ
मनी इन द फॉर्म ऑफ अ हाउस है या मनी इन द फॉर्म ऑफ अ प्लॉट है, उसको नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होती, उसको आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो मनी डिमांड में हम उस मनी की डिमांड को रख रहे हैं, सिर्फ उसको रख रहे हैं जो कि हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें, जिसको हम इसकी इकोनॉमिक्स की जुबान में क्या बोलते हैं, जो कि लिक्विड हो, ठीक है। तो लिक्विड मनी क्या होती है? वो मनी जो कि आसानी से इस्तेमाल की जा सके, जल्दी से इस्तेमाल की जा सके। देखिए, अगर आपके पास मनी इन द फॉर्म ऑफ अ हाउस है, तो आपको पता है कि देखिए घर बेचने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको जरूरत होगी, आप इतनी जल्दी नहीं बेच सकते, महीना 2 महीने तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो मनी in the form of a house is less liquid and money in the form of cash is more liquid. Liquid का मतलब है जो आसानी से इस्तेमाल की जा सके, ठीक है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप क्लैरिटी कर ले ताकि आप आगे पढ़ें तो आपको समझ आए। अच्छा, द सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड इकोनॉमी। दरअसल जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मनी इन हैंड, मनी इन हैंड, ये वो है। मनी सप्लाई क्या होती है? वो वो तमाम पैसा, कैश, जो कि तमाम लोगों के पास किसी इकोनॉमी में मौजूद है टू स्पेंड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपने पास एक साल में 10 हजार हर महीने रखा है अपने बैग में, हर वक्त रखा होता है कि मैं अभी इसको इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, 3,000 का मैंने ये लेना है, 2,000 का मैंने वो लेना है। तो सारे लोगों की ये सारे पैसे मिला के ना, जो पैसे बनते हैं ना, और किसी किसी बिजनेसेस के जो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ बल्कि उनके हाथ में है, उसको हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। बेटा देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो यस मैम। हो सकता है कि मैं अपना मनी सप्लाई कम कर दूं। अगर जैसे अचानक से इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल 100% इंटरेस्ट रेट हो गया, आपको बैंक कह रहा है कि आप पैसे लेकर आए और 1 साल बाद हम आपको डबल करके देंगे, तो आप मुझे बताएं, जो मैंने अपने पास बैग में पैसे रखे होंगे वो भाग भाग के बैंक में जमा करवाऊंगी कि नहीं? समझ आई? तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट के जरिए जो बैंक्स हैं, जो जो स्टेट बैंक है या जो सेंट्रल बैंक है किसी भी मुल्क का, वो क्या करता है? लोगों के हाथ से जो मनी सप्लाई है वो उनसे कम या ज्यादा करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के? कुछ मेन काम जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है, वो क्या है? नंबर 1, फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लें कि एम्प्लॉयमेंट में फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बेटा? वो सिचुएशन जब जितने भी लोग किसी इकोनॉमी में जॉब की तलाश में हों और जॉब करने के काबिल हों, व्हेन दे आर एबल टू वर्क एंड व्हेन दे आर लुकिंग फॉर वर्क, उनको जॉब मिल जाए। और जो वेज रेट चल रहा है उस पे, वेज रेट क्या मतलब बेटा? अगर एक टीचर काम करता है तो एक प्राइवेट टीचर जो है नर्सरी का या प्रेप का या 1 का या 2 का, उसकी कम से कम तनख्वाह 17,000 होनी चाहिए। तो ये वेज रेट है। अगर इस वेज रेट पे तमाम के तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, उनको नौकरी मिल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना, 3 या 4% अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें। अब आपको ये पूछना चाहिए कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर एक मुल्क में 100 लोग हैं, तो 100 के 100 लोग तो एक साथ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते ना। हो सकता है कोई बीमार हो सकता है किसी का जो कारोबार है उसका सीजन ना हो। तो इस तरह की 3-4 चीज़ों की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसको हम मिला के कह देते हैं कि 4% तक अनएम्प्लॉयमेंट हमें वो है, एग्रीड है, खैर है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मतलब कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो पूरे मुल्क में 96% जो लोग होते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयड होते हैं। सिर्फ 4%, 3 to 4% लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो, तो उसको हम फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? क्या आपने एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर कराना है। और एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंश्योर करवाना है? थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा कराओगे तो एम्प्लॉयमेंट तुम्हारी ज्यादा होगी। और एग्रीगेट डिमांड को कैसे ज्यादा कराएंगे आप? इंटरेस्ट रेट के जरिए। मैंने भी आपको उसका पूरा लिंक बताया है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट इनका काम क्या है? वो है प्राइस स्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबल करना। मतलब ऐसा ना हो कि आज हम जाए रोटी लेने तो 10 रुपए की, कल हम जाए तो 50 रुपए की है, ऐसे नहीं हो। फिर अगले हफ्ते हम जाए तो 3 रुपए की हो जाए। ये स्टेबल नहीं है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत।
और जब फ्लक्चुएट करता है तो लोग प्लान नहीं कर सकते, लोग अपना बजट प्लान नहीं कर सकते, लोग ये नहीं प्लान कर सकते कि मेरी तनख्वाह आई है तो मैं कितने रखूं, कितने लगाऊं, कितने एजुकेशन के लिए रखूं, कितने रोटी के लिए। अगर इतनी अनस्टेबिलिटी होगी ना तो फिर इकोनॉमिक क्योस पैदा हो जाएगा मुल्क में, ठीक है। तो थर्ड क्या है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, जब आपकी प्राइस स्टेबल होगी, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो खुद ब खुद ट्रिगर हो जाएगी, वो खुद ब खुद इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या काम है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको सिर्फ इतना थोड़ा सा बता दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि जितने आप एक्सपोर्ट्स करते हैं उससे जो आपको पैसे मिलते हैं माइनस जितने आप इंपोर्ट करते हैं, द मनी दैट यू अर्न थ्रू ट्रेड एंड द मनी दैट यू स्पेंड थ्रू ट्रेड, इन दोनों का जो डिफरेंस है नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट्स का, इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी रेगुलराइज कराना स्टेट बैंक का काम है या सेंट्रल बैंक का काम है या मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। वो कैसे बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हम जो वो है डॉलर की प्राइस है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको हम इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टेट बैंक है, आपको पता है हमारा जो स्टेट बैंक है ना, उसके उसके पास बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं, और इन तिजोरियों में पैसे भी भरे हुए हैं, सोना भी भरा हुआ है, और वो पैसे सिर्फ पाकिस्तानी पैसे नहीं है, उसमें चाइना का भी करेंसी भी पड़ी होगी, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर। इसी तरह यूएस के जो डॉलर है वो भी पड़ा होगा, इसी तरह पाउंड भी पड़ा होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन फॉरेन करेंसी का स्टॉक। तो फॉरेन करेंसी का स्टॉक हम लोगों ने बैंक में क्यों रखा होता है, सेंट्रल बैंक में, वो हमने इस वजह से रखा होता है कि अगर हमारे इंपोर्टर्स को, अगर हमारे एक्सपोर्टर्स को पैसों की जरूरत हो, डॉलर्स की जरूरत हो, चाइनीज येन की जरूरत हो, इंडियन रुपये की जरूरत हो, जिस चीज की हमारे पास मौजूद हो, अगर हम पास लोगों की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पैसे चाहिए डॉलर्स, वो अमेरिका से कुछ खरीद रहा है और उसको वो पैसे उनको डॉलर में पे कर, कहाँ से लेगा, अमेरिका तो नहीं जा सकता ना। आपने सदर में देखा होगा एक्सचेंज हाउसेस होते हैं, इसी तरह सेंट्रल बैंक के पास भी पैसे पड़े होते हैं, इसी तरह कमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसे पड़े होते हैं। तो वो उनके पास जाएगा, कहेगा कि भाई मुझे $1000 दे दो। तो ये जो $1000 है, अगर वो स्टेट उस कमर्शियल बैंक के पास है, तो मतलब आपकी डिमांड पूरी हो गई है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं, इतने डॉलर्स हैं। लेकिन अगर आपकी वो डिमांड नहीं पूरी होती, तो बेटा जब डिमांड हाई होती है तो आपको पता है कि द मोर द डिमांड द मोर द प्राइस। तो अगर आपको डॉलर चाहिए और आपके मुल्क में, आपके किसी कमर्शियल बैंक में, आपके किसी एक्सचेंज हाउस में, आपके सेंट्रल बैंक में वो डॉलर मौजूद नहीं है जो आपको चाहिए, तो फिर क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली डिमांड ज्यादा होने की वजह से और सप्लाई ना होने की वजह से उस करेंसी की कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। तो जब डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, दूसरी करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उनकी जो है हमारी डी वैल्यू हो जाएगी, उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज हाउ सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स, या वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू रेगुलेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए किसके जरिए करेंगे, एक्सचेंज रेट के जरिए। एक्सचेंज रेट किसके जरिए होगा, फॉरेन करेंसी के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन का मतलब होता है ज्यादा करना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम करना। तो बेटा एक्सपेंशन से मुराद यहाँ पे ये है कि मनी की सप्लाई ज्यादा करना। किसकी सप्लाई ज्यादा करना, मनी की सप्लाई। और मनी की सप्लाई से क्या होगा, मनी की सप्लाई ज्यादा होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन कंट्रोल, कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोल का मतलब है इतनी भी ज्यादा ना हो जाए कि इन्फ्लेशन आसमान को पहुंच जाए, ठीक है।
इतनी हो कि कंट्रोलेबल हो। अगर आप उसको कम करना चाहे तो कम भी कर सके, अगर आप उसको ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा भी कर सके। ऐसा ना हो कि आप उसको कम ज्यादा करना चाहें और आपके कंट्रोल से ही निकल जाए। तो एक्सपेंशन तो मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है कि एक्सपेंशन हो, लोगों के पास पैसे ज्यादा हों, लोग ज्यादा एग्रीगेट डिमांड, लोगों की एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए, लोग ज्यादा डिमांड करें, ज्यादा डिमांड करें तो ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। हम चाहते हैं ये कि, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन आसमान को पहुंच जाए, कि पहले चीज 100 रुपए की थी और 1 साल बाद जो है वो चीज 1000 रुपए की मिले। ठीक है, ऐसे भी नहीं। नेक्स्ट क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, विच दैट इज टू रेगुलेट एंड एक्सपेंड बैंकिंग। मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है बेटा? आपकी सेंट्रल बैंक तैयार करता है, स्टेट बैंक तैयार करता है। ठीक है, और जो बाकी कमर्शियल बैंक है वो तैयार नहीं करते। वो ऐसा होता है कि जो स्टेट बैंक है ना वो उनको डिक्टेट कर रहा होता है कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट इतना रखें, आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखें, कम करें, इस तरह। और फिर कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक का बेटा मेन काम ये होता है कि क्रेडिट क्रिएट करे, लोग उसके पास पैसे जमा करवाएं और वो उन पैसों को उन लोगों को दे जिनको जरूरत है। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक का मेन काम है। और उसमें अपने पैसे थोड़े से निकाल ले, थोड़ी सी परसेंटेज अपने लिए निकाल ले। जो मैंने आपको सारा बताया नहीं, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी और बाकी मैं आपको इसको रेक्स पढ़ा रही हूँ। अच्छा, टूल्स बेटा, अब आपको सोचना चाहिए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी वाले जो हैं, जो आपका कमर्शियल बैंक है, ये सारा कुछ चाहता तो है, लेकिन वो करेगा कैसे? तो उसके लिए उसके पास कुछ टूल्स होते हैं, उसके पास कुछ तरीके होते हैं। 2 किस्म के टूल्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव का मतलब बेटा नंबर, जो कि नंबर में गिना जा सके। ठीक है, और इनडायरेक्ट टूल्स को हम कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर का बेटा क्या मतलब है? क्वालिटी से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अगर चाहते हैं कि कोई कुछ काम ना करे तो आप उसको बजाय इसके कि आप और कुछ करें, आप उसको गुस्सा करें, तो ये क्वालिटेटिव टूल हो गया। सही है। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई, आपको बेटा समझ आ रही है? यस मैम। मैं आगे पढ़ाऊं कि नहीं, कल पढ़ाऊं? मैम ये वाला पढ़ा ले। पढ़ा लूं? अच्छा ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं वो नंबर से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि वो बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। और जो क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, मेजर मतलब कि तरीके, ये वो तरीके होते हैं जो कि नंबर से रिलेटेड होते हैं। पैसे कम करो, ज्यादा करो, इंटरेस्ट रेट ज्यादा करो, कम करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर जो कि नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, नंबर 1 क्या है? इंटरेस्ट रेट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है सेंट्रल बैंक के पास या मॉनेटरी पॉलिसी का, वो क्या है? वो है इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेटा, इट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक रेट। बेटा बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट है दैट आरबीआई ये लोग, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी इंडियन की बनाई हुई प्रेजेंटेशन है। हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसबीपी। एसबीपी प्रोवाइड्स refinance to banks against funds deployed by banks in a specified section such as export finance। अच्छा छोड़े, सिंपल सी मैं आपको बात समझाती हूँ। ठीक है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी होगा। बैंक रेट का मतलब ये है कि वो परसेंटेज जिस पे कमर्शियल बैंक्स आके सेंट्रल बैंक के पास अपने पैसे रखवा भी सकते हैं, मतलब जिस तरह हम लोग जाके बैंक पे पैसे रखवाते हैं ना, इसी तरह आपके कमर्शियल बैंक्स के पास भी अगर पैसे ज्यादा हो जाए और कोई उनसे लेने नहीं आ रहा हो, उनके पास फजूल में पड़े हो, तो वो कहते हैं बजाय इसके कोई कि हम इसको फजूल में छोड़ दें, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सेंट्रल बैंक के पास जमा करवा देंगे। तो जब सेंट्रल बैंक के पास वो जमा करवाते हैं तो सेंट्रल बैंक कहता है ठीक है, आप मेरे पास जमा करवाएं, मैं आपको इसके ऊपर 5% दूंगा। मतलब आप पैसे अपने मुझे दे दें तो मैं आपको क्या दूंगा, इस पे 5% दूंगा। मतलब अगर आपने 100 रुपए रखवाए हैं तो बाद में आपको 105 रुपए मिलेंगे। तो जिस रेट पे
कमर्शियल बैंक्स मतलब कि प्राइवेट बैंक्स, एचबीएल वगैरह वगैरह वगैरह, स्टेट बैंक के पास जाके अपने पैसे रखवा सकता है, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। और बेटा बैंक रेट कौन डिसाइड करेगा? कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। सेंट्रल बैंक कहता है कि अगर आप अपने पैसे मेरे पास रखवाने हैं तो ठीक है, मैं आपके पैसों की हिफाजत करूंगा, लेकिन कितने रेट पे? मैं आपको, जब आप वापस मुझसे लेने के लिए आएंगे तो मैं आपको सिर्फ 5% दूंगा, ठीक है। और इसी तरह जब कमर्शियल बैंक्स के पास बहुत ज्यादा लोग आ जाएं, आप ऐसे सोचें कि एचबीएल का बैंक है, आप एचबीएल की ब्रांच में बैठे हैं और पांच लोग आके बैठे हुए हैं एचबीएल के ऑफिस में कि आप हमें 2-2 करोड़ रुपए लोन दे दें, और उन्होंने सारी शर्तें भी पूरी कर ली, उनके पास सब कुछ है। लेकिन जब एचबीएल वाले जाके अपने बैंक में देखते हैं अंदर अलमारी में, तो उनको नजर आता है कि हमारे पास तो टोटल कुल मिला के 5 करोड़ रुपए हैं और सारे लोग 2-2 करोड़ मांग रहे हैं, तो 10 करोड़ मांग रहे हैं और है हमारे पास 5 करोड़, तो कितने पैसे कम है? 5 करोड़ कम है, मतलब कि मनी सप्लाई कम है उस बैंक के पास। इस सूरत में कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है? कमर्शियल बैंक जा सकता है दूसरे बैंक्स के पास, एबीएल के पास जा सकता है, मीजान के पास जा सकता है कि भाई आपके पास 5 करोड़ अगर है तो आप मुझे दे दे, मुझे चाहिए। बैंक दूसरे बैंक से कहे, ठीक है। तो दूसरा बैंक कहे कि हाँ मेरे पास है, तो मैं दे तो रहा हूँ कर्ज, लेकिन तुमने मुझे फिर वापस जब करोगे तो तुमने मुझे 7% वापस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल। देखिए जिसकी मजबूरी होती है ना वो फिर कुछ नहीं कह सकता, जिसकी मर्जी उसके चलते, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो क्योंकि अब ये दूसरा बैंक इस बैंक को कर्ज दे रहा है, तो फिर ये डिसाइड करेगा कि मैं इसको कितने रेट पे दूं। तो वो फॉर एग्जांपल कहे कि हाँ मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ 5 करोड़, लेकिन जब आप मुझे वापस करेंगे तो आप मुझे 5 करोड़ भी देंगे और साथ में मुझे आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा 7% भी देंगे, ठीक है। तो ये जो एक बैंक ने दूसरे बैंक से कर्ज लिया है, जिस रेट पे लिया है 7% पे, इसको कहते हैं इंटर बैंक रेट। कौन सा रेट? इंटर बैंक रेट, दो बैंक्स आपस में जो करें, ठीक है। इसी तरह हो सकता है कि बेटा ये बैंक जिसको पैसे चाहिए ये एक बैंक के पास जाए, दूसरे बैंक के पास जाए, तीसरे बैंक के पास जाए, लेकिन किसी के पास भी एक्स्ट्रा पैसे ना हो, किसी के पास भी मनी ना हो, तो इस हालत को हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कम है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई नहीं है, बैंकों के पास पैसे नहीं है, लोग आ रहे हैं मांगने के लिए लेकिन लोगों के पास नहीं है, बैंक्स के पास नहीं है। तो फिर आखिर में क्या होता है बेटा? आखिर में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो थक हार के सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। किस बैंक के पास? मदर बैंक, मदर ऑफ ऑल बैंक्स, विच इज सेंट्रल बैंक, विच इज स्टेट बैंक इन द केस ऑफ पाकिस्तान। तो वो उनके पास जाता है, उनको कहता है कि हमारे पास 5 लोग बैठे हैं और हर एक को 2-2 करोड़ चाहिए, टोटल 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ हमारे पास है, 5 करोड़ आप हमें दे दें कर्ज। तो तब स्टेट बैंक, क्योंकि मदर ऑफ ऑल बैंक्स है, तो स्टेट बैंक उनको मना नहीं करता कमर्शियल बैंक को, एचबीएल को, और कहता है ये ले 5 करोड़ रुपए, लेकिन जब आप मुझे वापस करेंगे तो आप मुझे इसके साथ 5% एक्स्ट्रा देंगे। तो ये 5% को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। तो बेटा एक तरीका तो सिंपल सा ये है, मॉनेटरी पॉलिसी के पास एक सिंपल टूल ये है कि आप अपना बैंक रेट कम या ज्यादा करके मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी या मनी सप्लाई टू अदर कमर्शियल बैंक्स को आप इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर बैंक रेट हाई होगा तो कमर्शियल बैंक्स आप स्टेट बैंक के पास कम जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि फिर हम इनको वापस जब पैसे करेंगे तो हमें इनको ज्यादा पैसे वापस करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लेंडिंग है और जो बोरोइंग है वो क्या हो जाएगी? डिस्करेज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है बेटा? रेपो रेट, ये मैंने आपको सारे बताते हैं, रिवर्स रेट्स, ये जो इसमें लिखे हुए हैं ना ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होते। मैं आपको जो हमारे वाले हैं ना वो आपको बुक में मिल जाएंगे। ये जो दो मैंने आपको बताया ना कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटर बैंक रेट क्या होता है, और वो क्या होता है, क्या नाम है, बैंक रेट क्या होता है, ये सारे हमारे पास बुक में अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। हर हर मुल्क का जो कमर्शियल वो स्टेट बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक है ना, वो इंटरेस्ट रेट्स के अपने अपने नाम रख देता है, ठीक है। कोई रेपो रेट रख देता है, कोई रीपरचेज
रेट रख देता है, कोई बैंक रेट रख देता है, कोई इंटर बैंक रख देता है, कोई काइबोर रेट रख देता है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नाम हर बैंक अपने अकॉर्डिंग रखता है। जिस तरह हर मुल्क के सेंट्रल बैंक का अपना अपना नाम होता है। कोई कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई कोई कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह हर एक का अपना अपना होता है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट रेट की समझ आई? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है बेटा। सेकंड होता है, मैं कहती हूँ कि आपके अपनी वाली मिल जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन? बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम। यस मैम, नजर आ रही है। अच्छा मैं जो है जरा वो ढूंढती हूँ एक नई मैं जरा आप लोगों के लिए ये भी जो हमने पढ़ा है ना, ये चैप्टर 11 में है बुक में। अच्छा वहां पे लिखा हुआ है सारा कुछ, वहां पे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लिखे हुए, रिजर्व रेशो और यस मैम। इंटर यस मैम। मेरे पास अभी वो बुक अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं इधर से कोई आपके लिए ढूंढ लूँ ताकि आप वो ना हो, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। बाकी बातें इसमें चाहे जो भी बैंक हो ना एक ही होती है। ये देखिए ये बता रहे हैं, ठीक है। नजर आ रहा है आपको बच्चों? आपको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम, नजर आ यस रहा मैम। है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स है, ये हम लोग खास करके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ये टूल्स को अमेरिका में और नाम दिए हुए हैं, इंडिया में और अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे की करेंसी का अपना नाम होता है ना, इसी तरह इन टूल्स एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पे हमारे कौन से, हमारे पास 3 मेन टूल्स हैं। नंबर 1 क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसको हम क्या कहते हैं, जो बैंक्स वाले हैं इसको OMOs कहते हैं। O फॉर ओपन, M फॉर मार्केट, O फॉर ऑपरेशन, सो OMOs। फिर सेकंड क्या है? डिस्काउंट रेट, ठीक है। और थर्ड क्या है? रिजर्व रेशो। अब ये तीनों हम पढ़ते हैं कि क्या है। अब देखिए रिजर्व रेशो में भी इन्होंने लिखा हुआ है, एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट और दूसरा है कैश रिजर्व रेशोज। पहले हम पढ़ लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इस तरह से होते हैं ना कि आप ऐसे सोचें दिमाग में कि 5 कमर्शियल बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक है, HBL है और UBL है और ABL है और एक और है खैबर बैंक है, ठीक है। ये 5 फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक्स हैं और एक हमारा स्टेट बैंक है। इन 5 बैंक्स के पास लोग बहुत सारे आना शुरू हो गए हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है उतने। और पैसे इनके पास क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने इनको, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको कि नहीं? मिट तो नहीं गई? नो मैम नहीं आ मिट रही गई ना? है। हाँ अब आ जाएगी, रुकिए। अब नजर आ रही है? ठीक है। अच्छा तो क्लास आप लोग सुन रहे हैं? जी मैम, सुन रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे सोचें कि 5 पूरे यस पाकिस्तान मैम। में 5 कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। मैंने आपको नाम बता दिए और एक उनका स्टेट बैंक है।
अब इन 5 कमर्शियल बैंक्स के पास लोग आते हैं कि हमें लोन चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कैपिटल बोरो करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि इनके पास पैसे, सबके पास मिला के पैसे कम हो जाते हैं, एक दूसरे से भी कर्ज ले सकते हैं ना, लेकिन किसी के पास भी नहीं है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, किसकी? मनी की। इस सूरत को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मार्केट में मनी की सप्लाई कम है या मार्केट इज शॉर्ट। ठीक है, और ये क्यों होती है? ये इस वजह से होती है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों ने इतने पैसे सेव नहीं करवाए होते, इतने पैसे जमा नहीं करवाए होते, इतने पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए होते कि वो जो मनी की डिमांड है वो पूरी कर सके। और ये हालात कब होते हैं? हमारे यहाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सारे के सारे कंज्यूम कर लेते हैं, हम लोग सेविंग नहीं करते। जब सेविंग नहीं करते तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। ठीक है, तो इस हालत को हम क्या कहते हैं? मार्केट शॉर्ट होना। तो इस सूरत में स्टेट बैंक क्या कर सकता है? स्टेट बैंक को पता चल जाता है, एक बैंक भी उसको कहता है कि सर हमें पैसे चाहिए, दूसरा बैंक भी कहता है कि सर हमें पैसे चाहिए, तीसरा भी कहता है। तो स्टेट बैंक को अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में मनी की शॉर्टेज है। तो स्टेट बैंक क्या करता है? स्टेट बैंक ये करता है कि सारे बैंकों को बुलाता है कि आए और मैं आपको पैसे दूंगा। और वो सारे बैंक जो जितने पैसे चाहिए मार्केट में, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, जितने भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि 1 करोड़ चाहिए, लोगों को 1 करोड़ रुपए चाहिए, लोग बैंक्स के पास नहीं है, वो स्टेट बैंक के पास आ जाते हैं। स्टेट बैंक कहता है कि आप में से किसको मैं पैसे दूं? मैं उसको पैसे दूंगा जो सबसे अच्छा बैंक है। सबसे अच्छा बैंक किस हालत में, किस वजह से? जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो कि बार बार अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकता है, उसके पास डिपॉजिट्स बहुत हैं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जिस तरह की HBL है, HBL इज द बेस्ट कमर्शियल बैंक, उसको कितनी दफा अवार्ड मिल चुका है, लिखा होता है ना, आपने अगर कभी बैंक को देखा हो, उस पर लिखा होता है अवार्ड याफ्ता या बेस्ट बैंक ऑफ 2001, बेस्ट बैंक ऑफ 2002। तो स्टेट बैंक कहता है मैं उस बैंक को पैसे दूंगा जो सबसे बेस्ट है या जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मुझसे पैसे लेगा। बोली लगती है, क्या लगती है? बोली, बिडिंग। एक बैंक कहता है कि मैं, आप मुझे पैसे दें, मैं आपको 10% वापस करूंगा। दूसरा बैंक कहता है मैं आपको 8% वापस करूंगा। दूसरा कहता है मैं आपको 11% वापस करूंगा। इस तमाम अमल को क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। समझ आ गई? यस मैम। अच्छा बेटा, ये तो मैंने आपको वो सूरत बताई है कि जब क्या हो, मनी सप्लाई शॉर्ट हो जाए, मतलब लोग खरीदना चाह रहे हैं, लोगों को पैसे चाहिए, सॉरी खरीदना नहीं, लोग कर्ज लेना चाह रहे हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे नहीं पूरे हो रहे। ये तो वो हालत बताई है मैंने आपको। अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, ऑपोजिट कैसे होगा? ऑपोजिट ऐसे होगा कि HBL के पास भी बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, लोगों ने आके जमा करवाए हैं, ABL के पास भी बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, UBL के पास भी बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, और दिन 4 बज गए हैं अभी, मतलब 5 बजे बैंक बंद हो जाते हैं ना, 4 बज गए और कोई भी उनसे लोन लेने नहीं आया। ना उनसे कोई लोन लेने आया है बंदा, ना कोई दूसरा बैंक उनके पास आया कि आप हमें पैसे दे दें कि हमारे पास लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस हालत में, इस हालत को क्या कहते हैं? कि जो मार्केट है उसमें जो मनी सप्लाई है वो लॉन्ग है। पहले मैंने क्या कहा था? मनी सप्लाई शॉर्ट है। अभी मैं क्या कह रही हूँ? मनी सप्लाई लॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज भी सही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि डिमांड ऑफ मनी लो है आपकी इकोनॉमी में, लोग पैसे कर्ज करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, एम्प्लॉयबिलिटी कम होगी। तो ये दोनों सूरतें अच्छी नहीं है, ना शॉर्ट अच्छी है ना लॉन्ग मार्केट अच्छी है। तो अब बेटा क्या है? अब अगर ये HBL वाले के पास जो पैसे पड़े हैं अगर अपने पास ही रखे ना, तो बेटा उनको नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी को पैसे नहीं दे रहा तो उनको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट नहीं पे हो रहा ना, तो वो फिर अपना अपना कमाएंगे कैसे? तो इस हालत में थक हार के जब उनसे कोई पैसे नहीं लेता, तो कमर्शियल स्टेट बैंक क्या कहता है? स्टेट बैंक एज अ मदर ऑफ ऑल बैंक्स, इसको कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
मतलब कि स्टेट बैंक क्या कहता है, खैर है आप लाएं मुझे दे दें, आप अपने पैसे मुझे दे दें, मैं आपको 3% इंटरेस्ट दूंगा। 0% इंटरेस्ट होना मतलब कोई नहीं ले रहा तो कोई पैसे भी नहीं आ रहे ना, इंटरेस्ट तो कोई नहीं आ रहा, तो इससे तो बेहतर है ना कि आप कितने परसेंट ले लें, 3% इंटरेस्ट लेके स्टेट बैंक को अपने पैसे दे दें। ठीक है, समझ आई? दिस इज कॉल्ड Yes, ma'am. ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन करके जो स्टेट बैंक है, जो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करता है, वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा और कम करके किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकता है, और मनी सप्लाई कम और ज्यादा करने से वो मुल्क की एग्रीगेट डिमांड को कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, सो the conduct of open market operation refers to the purchase or sale of government securities by the State Bank of Pakistan to the banking and non-banking public for liquidity management purposes to keep interest rates in line with its monetary policy regulations. अच्छा बेटा, इसमें मैंने आपको ये बात नहीं बताई जो कि बतानी चाहिए थी कि पैसे आपको ऐसे ही नहीं मिलते। जब कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो सेंट्रल बैंक से जब पैसे लेना चाह रहा होता है, तो दरअसल क्या करता है, वो उसके पास कुछ सिक्योरिटीज होती है, उसके पास कुछ कागजात होते हैं, वो उनको बेच देता है। बॉन्ड्स होते हैं, वो कमर्शियल बैंक अपने बॉन्ड्स किसको दे देता है, सेंट्रल बैंक को दे देता है, और सेंट्रल बैंक से उसके एवज पैसे ले लेता है। ऐसे मुफ्तों में तो पैसे नहीं देते ना, ठीक Yes, है। ma'am. और जब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं और कोई उनसे पैसे लोन नहीं ले रहा होता, तो फिर स्टेट बैंक क्या करता है, कहता है ये ले लें, आप मुझसे बॉन्ड ले लें और अपने पैसे मुझे दे दें। तो ये बॉन्ड क्या होता है, दरअसल उसका एक वो होता है, प्रॉमिस होता है, या एक सर्टिफिकेट होता है जिस पे लिखा होता है कि हाँ इतने इतने पैसे उसको मैंने ले लिए, उससे मैंने दे दिए, समझ आ गई, और ये इतने टाइम बाद मुझे वापस मिलेंगे। बॉन्ड पे यही लिखा होता है ना, जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड पे क्या होता है, बॉन्ड दरअसल रुपया तो नहीं होता ना, बॉन्ड तो एक कागज होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं होती, कागज की कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखाई हुई होती है। उस लिखाई में क्या होता है कि मैंने ये बॉन्ड 100 रुपए का या 98 रुपए का खरीद लिया, और 1 साल बाद जब ये मेच्योरिटी इसकी पहुंच जाएगी, तो मैं इसको 105 रुपए का बेच सकता हूँ। समझ आ गई? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरह होते हैं, इस तरह से होते हैं। क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस बेटा? No, ma'am. ठीक है, No, ये ma'am. जो बाकी 2 टूल्स है ना, वो हम Yes, ma'am. कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा वरना। आपको समझ आ गई है? जी मैम। Yes, ma'am. जी ठीक मैम। है. Yes, ma'am. चलें Yes, ठीक है, ये ma'am. मैं आपको सेंड करती हूँ, ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। Yes. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. मैम ये टॉपिक